Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपणो नेपाल आपणो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं डॉक्टर योगी विकासानंद। आज की पंक्तियां। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की। अब कुछ गतिविधियां। आज करीब 1 साल हो गयो आपा सभी नेपालवासी महाभूकंप की चपेट में आया था और अभी तक भी ऊँ त्रासदी से पूर्ण रूप से बाहर न कोनी आ पाया है। वहीं भूकंप में करीब 9,000 लोग मृत्यु वरण करने के लिए बाध्य हो गया था। उन मृत आत्मा की चिर शांति एवं उना की याद में आपणो नेपाल आपणो गौरव की टीम काठमांडू के कमलादी में स्थित गणेश मंदिर में दीप प्रज्वलन करी। भानुभक्त मेमोरियल स्कूल पानी पोखरी काठमांडू का टाबर भी उपस्थित होया और नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद का पदाधिकारी भी दीप प्रज्वलन में सहभागी होया। वहीं ही विराटनगर का समाजसेवी देव किशन मुंदड़ा जी शरीक होया। सभी मृत आत्मा की चिर शांति की फिर से एक बार कामना करा। अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल की छवि ने आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका खेलनिया व्यक्तित्व उद्योगपति विनोद चौधरी की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी कुछ दिन पहले और खूब चर्चित भी हुई। वह किताब परिमार्जित रूप में अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हुई है और हाल ही में भारत में उन किताब को लोकार्पण करो गयो। भारतीय चलचित्र जगत का जाया मान्या अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, उद्योगी रवि जयपुरिया, रामदास अग्रवाल लगायत कई हस्तियां की कार्यक्रम में उपस्थिति थी। विनोद जी ने आपनो नेपाल आपनो गौरव यूनिट की तरफ से उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामना देवा। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। शिक्षा आज के दिन हर इंसान की आवश्यकता और या कहूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज का अपना जो अतिथि है उना से आप शिक्षा के ही विषय में बात करांगा, लेकिन जब शिक्षा सर्वसुलभ कोनी थी उस समय में भारत में एक नयो अभियान चलो, एकल विद्यालय अभियान। यो अभियान करीब 26 वर्ष पहले शुरू होयो थो और करीब 20 वर्ष पहले नेपाल में भी चलायो गयो। ए विषय में बातचीत करने के लिए एकल विद्यालय अभियान का संस्थापक एवं अभी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी गुप्ता आपने कहना है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और एकल विद्यालय अभियान के बारे में जानकारी लेवा। कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। ये एकल विद्यालय जो अभियान है ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो शहरों में रहते हैं, एक जो गांव में रहते हैं, एक जो जंगलों में रहते हैं, जिसको रिमोट एरिया कहते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को शिक्षा सुलभ नहीं है, लेकिन किसी भी देश की उन्नति में उनका योगदान सर्वोपरि होता है। वो जब शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे तो हमारा देश महान होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए उनकी शिक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है। एकल अभियान उनकी शिक्षा करता है। हमारी शिक्षा की परिभाषा को अंग्रेजी में फंक्शनल एजुकेशन कहते हैं। गांव की उन्नति का माध्यम जो शिक्षा बने वही हमारी शिक्षा है। इसलिए ये पंचमुखी शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए, आरोग्य शिक्षा, स्वास्थ्य के नियम की जानकारी गांव वालों के लिए, विकास शिक्षा, गरीबी को दूर करने के लिए खेती बाड़ी की जानकारी गांव वालों के लिए, उसी प्रकार जागरण शिक्षा
कानून की जानकारी, सरकार की गतिविधि की जानकारी, लोकतंत्र की जानकारी, ये गांव वालों के लिए, और संस्कार शिक्षा। गांव के लोग संस्कारित हों, नशा मुक्त हों तो गांव उन्नत होगा, और जब गांव उन्नत होता है तो देश महान होता है, इसलिए वो आवश्यक है। आपने अपना जो सारा जीवन है इसी अभियान को समर्पित कर दिया। ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आप अविवाहित भी रह गए और पूर्ण रूप से आपने अपने आप को इसमें समर्पित किया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दयाराम जी। मेरा जन्म पश्चिम पंजाब में हुआ, जब भारत विभाजित नहीं था। भारत विभाजन के बाद हमारा परिवार लाखों लोगों के समान भारत में शरणार्थी बनकर आ गया। बचपन में सोचता रहा कि ऐसी क्या गलती हमने की कि हम अपने जन्म स्थान पर नहीं जा सकते। मन में बहुत तकलीफ़ थी। उसी समय मैं रामकृष्ण मिशन में विद्यार्थी बन गया। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा। स्वामी जी के साहित्य में ये लगा कि हमने गलती की थी। हमने अपने समाज के गरीब लोगों की चिंता नहीं की थी, और वे गरीब लोग एक दिन हमको वहाँ पर सहन करने को तैयार नहीं थे। इसलिए गरीबों की सेवा करो तो तुम्हारा देश भी महान होगा, तुम्हारा परिवार बचेगा। उसी प्रेरणा से मैंने तय किया कि मैं स्वामी जी का काम करूँगा, स्वामी जी के मिशन को पूरा करूँगा। और परमात्मा की इच्छा थी, कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि आज इतने वर्ष हो गए, विवाह कराने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं हुई, और एक आनंद में जीवन है कि हम कुछ स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल रहे हैं, यही आनंद है। आपने जो सोचकर इस अभियान को शुरू किया था वो उद्देश्य प्राप्त हुआ या कुछ भटकाव है? जैसे नेपाल में पिछले 20 वर्षों में करीब 50,000 विद्यार्थियों ने ये शिक्षा ली, जो हमें जानकारी है, ये सही चल रहा है? मैं भारत के संदर्भ में जरूर कहूँगा कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किए, अपेक्षा से भी अधिक सफलता मिली। नेपाल में एक नई घटना हुई, अवश्य तुलना में तो हम पिछड़ गए। अर्थात जब नेपाल में एकल विद्यालय शुरू हुआ तभी नेपाल में माओवाद का भी काम शुरू हुआ, उसका काम बढ़ गया, हम देश को नहीं बचा पाए। 50,000 बच्चे जरूर पढ़े और आज वो नौजवान हुए, लेकिन ये संख्या और अधिक होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि हम नेपाल में यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ पाए, वो हमारी कमजोरी रही। और आज हम उसी का प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल के हमारे व्यापारी भाई इस काम को अपना समझें। अभी तो नेपाल के बाहर के व्यापारी भाइयों ने इसको अपना समझा, हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे मारवाड़ी भाइयों को यह संदेश जाएगा कि यह काम हमारे देश के लिए आवश्यक है। जैसे हिंदुस्तान में और दुनिया में मारवाड़ी समाज के लोग इस काम को पूरा सहयोग कर रहे हैं, मैं नेपाल से भी ये आशा कर रहा हूँ। आप किस अर्थ में कहना चाहते हैं कि स्थानीय लोग को नहीं जोड़ पाए? आखिर ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं ये तो नेपाल के स्थानीय ही को दी जा रही है। हम स्थानीय लोगों को दे रहे हैं, बात सही है, बच्चे वहीं के हैं। उसके अर्थव्यवस्था, एक विद्यालय के लिए नेपाली रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया साल में खर्च होता है। 30 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे पर 1,000 रुपया, लगभग 5 करोड़ की राशि हम नेपाल से संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, नेपाल के बाहर से आ रहा है। हम उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारे मन में ये शुभन है कि बच्चे तो हमारे नेपाल के हैं, तो नेपाल के लोगों में भी जागृति आनी चाहिए, उनको जिम्मेवारी अनुभव होनी चाहिए। एक और बात सुनिए कि हमारे उन बच्चों को पैसे से अधिक प्यार की आवश्यकता है। बाहर से आप पैसा मंगा सकते हो, प्यार तो नहीं मंगा सकते, प्यार तो यहीं के लोग देंगे। उस अभाव की दृष्टि से मैं कह रहा था कि अभी हम काठमांडू और बड़े शहरों के व्यापारी समाज को जोड़ने का प्रयास आरंभ कर रहे हैं, अभी तक जोड़ नहीं पाए। एकल विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा ही क्यों दी जाती है और कहा जाता है बच्चों को संस्कार भी सिखाया जाता है? आखिर कैसे संस्कार की बात आप लोग कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं
वे स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगता है। ये बच्चे, लड़के लड़कियां, लड़के खेत में काम करते हैं, लड़कियां घर में काम करती हैं, वो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकती। उनकी सुविधा से 3 घंटे का समय निकालते हैं। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों को स्कूल में आने का आकर्षण क्या है, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का मतलब गीत, कहानी, खेल, गाने, नाटक, उसके द्वारा उनको भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ये एक बहुत एडवांस मेथोडोलॉजी है जिसका हमने पालन किया, जिससे बच्चे विद्यालय में आने में आनंद का अनुभव करें, बोझ का अनुभव ना करें। संस्कार का मतलब है बच्चों का बड़ों के प्रति आदर, देश के प्रति सम्मान, शिष्टाचार, अच्छे श्लोक, गाली न देना, घर के काम में सेवा में सहायता करना। और उससे बड़ी बात है कि हमारे गांव के उनके पेरेंट्स को अपनी संस्कृति का स्वाभिमान होना, अपने देश के प्रति स्वाभिमान होना, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, जिससे कि उनकी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे। ये हमारी संस्कार शिक्षा है। हमने ये भी सुना है आपका जो ये एकल विद्यालय अभियान है, इसके जो वॉलंटियर्स है या टीचर्स है, उनको जो वेतन या पारिश्रमिक बहुत न्यून मात्रा में दी जाती है, लेकिन उनका जो डेडिकेशन है इसके प्रति वो पूर्ण रूप से है। ऐसा क्या आकर्षण है? पहली बात तो भाई साहब, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम मानधन नहीं देते, हम वेतन नहीं देते, हम केवल उनका खर्चा का भत्ता देते हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि आज के लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल थिंक दैट इट इज़ मनी विच मैटर्स, लेकिन हमारा विश्वास है कि इट इज़ माइंड विच मैटर्स। तो उनके अंदर जब देश के प्रति भक्ति होती है, धर्म के प्रति भक्ति होती है, गांव के प्रति भक्ति होती है, भाई साहब भक्ति में बहुत ताकत है, उसके सामने पैसा नहीं टिकता है। हमने गांव, हमारे नौजवानों को, हमारे साथियों को ये बताया कि हम अपने गांव के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी आप तो नेपाल के निवासी हैं, आप जानते हैं नेपाल के लोगों को सेना में जाकर बिना किसी आकर्षण के भी जीवन देने की प्रेरणा होती है। गोरखा लोगों पर हमें बहुत गौरव भी है। उस नेपाल के हमारे नौजवान अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। ये उस माटी की विशेषता है। भारत में भी 6000 लोग हैं जो उस माटी के से पैदा हुए। तो ये इस माटी की संस्कृति की देन है कि हमको आज नेपाल में लगभग 200 युवक युवतियां अपना जीवन दे रहे हैं, हमें इन पर गौरव है। लेकिन क्या ये एक व्यक्ति के श्रम की शोषण नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद। दर्शक वृंद, ले रहा है एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन देशमा जान नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा चाहिँदैन? अप्सन ए श्रीलङ्का, अप्सन बी बंगलादेश, अप्सन सी पाकिस्तान र अप्सन डी भारत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल प्राइड पिटेन प्रत्येक 2 हप्तामा एकजनालाई, प्रत्येक महीना सीजे इंडक्शन कुकर एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी अब आप बातचीत कर रहे हैं एकल विद्यालय अभियान का संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी गुप्ता जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आजकल कुछ ऐसी संस्थाएं भी है जो गांव-गांव में बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे अपने अपने धर्मों का प्रचार करती है और एक तरह का विद्रोह भी पैदा करती है।
आप कैसे विश्वस्त बनाओगे कि एकल विद्यालय अभियान जो आपका चल रहा है ये उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है? बाकी संस्थाएं क्या करती हैं इस विषय में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो सेवा कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं, गांव में जो भी बच्चा है हमारे विद्यालय में आता है उसको हम पढ़ाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारी जड़ें हिंदू संस्कृति में हैं, नेपाल की मूल संस्कृति में हैं, इसलिए हम जो भी पढ़ाते हैं नेपाल के लिए एक मजबूती देने वाला है। लेकिन सेवा मानव की जाती है, वहाँ धर्म का विभाजन नहीं होता है, हम मानव की सेवा करते हैं। और एक लोगों में कहीं कुछ हद तक, जैसे एकल विद्यालय जो अभियान है वो भारत से आया हुआ अभियान है, उसमें जो पाठ्यक्रम दिया जाता है वो नेपाल से संबंधित रहता है या उधर का ही रहता है? पूरी तरह नेपाल संबंधित। नेपाल का संपूर्ण कानून पूर्ण स्वतंत्र है। भारत से जरूर वो लोग प्रशिक्षण में सहायता लेते हैं, वहाँ से लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन नेपाल का पूरा तंत्र स्वतंत्र है, पाठ्यक्रम स्वतंत्र है, प्रशिक्षण का पूरा कार्यक्रम स्वतंत्र है। इसलिए नेपाल में जो नेपाली भाषा में और नेपाल के लिए आवश्यक है वही हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रीयता की जो बात आप कर रहे हैं या अन्य जो भी विषय की बातें हैं वो पूर्ण रूप से नेपाल से संबंधित? बिल्कुल, पूरी तरह। और हमें ये बताइए कि एकल अभियान जो है, एकल विद्यालय अभियान, इसको आर्थिक सहयोग क्यों किया जाए? इसलिए किया जाए कि आज आप समाज से कुछ ले रहे हो तो समाज का भी दायित्व है, समाज के प्रति आपका दायित्व है, समाज के प्रति देने का। जिन लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं, देखा जाए तो उनके ही त्याग से आज आप शहरों में व्यापार कर रहे हो, आपका जीवन उसके अनुसार आनंद से रह रहे हो, तो एक मनुष्य के नाते आपका दायित्व है कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। एक मनुष्य के नाते, एक नागरिक के नाते आपकी जिम्मेवारी है। एक आस्तिक हिंदू के नाते भी हिंदू धर्म हमको बताता है कि सेवा करो, दान करो, इसलिए मानवता के नाते यह आवश्यक है। और एकल विद्यालय अभियान जो है इसमें प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा में क्यों सीमित? इसलिए की जाती है कि हम बच्चों के पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करते हैं। कक्षा 3-4 तक वो बच्चा पढ़ ले और उसके बाद सरकारी विद्यालय में चौथी में या 5वीं में भर्ती हो, आगे की पढ़ाई शुरू करे। तो आज तो बच्चे जो अनपढ़ हैं वे कम से कम कुछ पुस्तक पढ़ लें, पत्र पढ़ लें, यह मिनिमम आवश्यकता हम पूरी कर रहे हैं। आगे पढ़ने के लिए उनके मन में इच्छा निर्माण हो, हम इच्छा निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए हमने अभी तक अपने को फोकस किया है बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा तक, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनको वो भी उपलब्ध नहीं है। तो हमने अपना लक्ष्य उस समय तक उस हद तक सीमित रखा है कि हम कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा चाहे अनौपचारिक रूप में ही उन्हें जब मिलती है, उसके बाद जैसे अभी आपने बताया कि चौथी या 5वीं जहाँ पे भी वो सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन स्थिति तो ये भी बनती होगी ना कि जो प्राथमिक शिक्षा हासिल की उसका प्रमाण पत्र तो उनके पास नहीं रहेगा। कोई आवश्यक नहीं है, भारत में भी और यहाँ पर भी 5वीं के पहले एडमिट लेने में कोई आवश्यक नहीं है। 5वीं कक्षा का परीक्षा वहाँ का प्रधानाचार्य लेता है और विद्यार्थी जब पास होता है उसमें एडमिशन लेता है। 5वीं तक एडमिशन होने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। पिछले जो 20 वर्षों से नेपाल में जो ये अभियान चल रहा है, इसमें से जो भी बच्चे आपके प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे बढ़े, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, उसके बारे में आप क्या राय है? मैं बहुत अधिक तो नेपाल के बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना मुझे मालूम है कि उन्हीं में से अधिकांश बच्चे आज हमारे आचार्य हैं, हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं। अर्थात उन्होंने उस संस्कार को लेकर देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने का रास्ता चुना। बहुत लोग अपने गांव में ही खेती कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि वो बच्चे अपने गांव में रहकर खेती करें, कमाएं, शहरों में आकर नौकर ना बने, मालिक बने। परमात्मा ने उनको मालिक बनने के लिए पैदा किया है, वो प्रोड्यूसर बने, कंज्यूमर ना बने। इसलिए आप हमसे ये मत पूछिए कि वो बच्चे कितना नौकरी कर रहे हैं, हमसे पूछिए बच्चे गांव में रहकर कितने स्वाभिमान से रह रहे हैं।
और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% बच्चे आज गांव में हैं और सम्मान से रह रहे हैं, सम्मान से रहना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो वहाँ पे भी यही स्थिति है। बिल्कुल, भारत में भी आज हम गर्व करते हैं कि सरकार ये कहती है कि 80% लोग, पढ़े लिखे लोग ने गांव छोड़ दिया और पिछले लगभग 15 लाख बच्चे हमारे साथ पढ़कर जा चुके हैं। उसमें से 80% लोग गांव में रहकर ही सम्मान से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, मालिक की तरह रह रहे हैं, नौकर नहीं बने। भारत में भी ये स्थिति है, नेपाल में भी है और हमें इस पर गर्व है। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नेपाल एक देश के लिए, नेपाल के लिए भी और दुनिया के लिए एक चुनौती है। 1 साल पहले हिमालय ने बड़ी कठिन परीक्षा ली। हिमालय क्रोधित हुआ, नेपाल हिल गया। हिमालय क्यों क्रोधित हुआ? हिमालय तुम्हारा पिता है, नेपाल हमारी माँ है। क्योंकि हमने देश के लिए, समाज के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हिमालय गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं नेपाल वासियों को, यहाँ के मित्रों को निवेदन करूँगा, आइए एकल के द्वारा नेपाल की आत्मा को मजबूत बनाए। इसके लिए विशेष रूप से काठमांडू में एक एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ नेपाल की स्थापना हो रही है। श्रीमान महावीर घरैया जी, जो नंद किशोर जी घरैया, जिन्होंने यहाँ पर एकल की स्थापना 22 साल पहले की, उन्हीं के परिवार के हैं और हमें संतोष है कि उनके परिवार के लोगों ने आज लीडरशिप ली। तो महावीर जी, उनके साथ सुनील जी, विनोद पोद्दार जी, टीका पहाड़ी जी, ये सब लोग आज पूरे मन से लगे हैं। हम आशा करेंगे कि आपके सब दर्शक उनका सहयोग करें, इस नेपाल को मजबूत बनाने की मुहिम में सहयोग करें। ये हमारी उनसे प्रार्थना है, यही आशा है। आपने एकल विद्यालय के बारे में इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था एकल विद्यालय अभियान का संस्थापक श्याम जी गुप्ता से। आप लोग इन्हां की बात सुनिया और जो ये बात कह रहा है इन पर जरूर से गौर करोगा और आने दिना में स्वाभिमानी नेपाली बन सके सभी कोई, या जरूर आप ध्यान रखें। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालको झण्डामा यी मध्ये कुन रङ प्रयोग भएको छैन? अप्सन ए रातो, अप्सन बी सेतो, अप्सन सी नीलो, अप्सन डी हरियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी हरियो। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 97 41 19 49 74। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन देशमा जान नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा चाहिँदैन? अप्सन ए श्रीलङ्का, अप्सन बी बंगलादेश, अप्सन सी पाकिस्तान र अप्सन डी भारत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो और यह कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका बिउ छर्दै आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरा भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरा हामी सबैको प्यारो आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव।